हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। पॉलिटी में आज हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट क्या होता है और इस संसद के कितने अंग होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज जो संसद का एक टॉपिक है आपका पॉलिटी का, वो आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो को देखकर। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ ना कोई ट्रिक्स आपको बताऊंगी मैं और ना ही आपको कोई रटने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आज जो संसद का एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा आज के इस सेशन से। यानी कि आज हम बात करेंगे कि संसद की जो विशेष शक्तियां, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां होती हैं वो क्या हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, एस एस सी, एम टी एस, के वी एस, यू पी एस सी, आर आर बी, एन टी पी सी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, संसद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर संसद के सदन पूछे जाएं तो वो कितने हैं? 2 सदन हैं। क्लियर? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यानी कि जो हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है संसद के सदन होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत की संसद। अब भारत की संसद में आता कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत की जो संसद है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो देखिए, एक हम क्रम से याद करेंगे, ठीक है, एक सीरियल से याद करेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 79, यानी कि 79 में क्या कहा गया है? संसद की बात करी गई है। यानी ये जो दोनों सदनों की लोकतंत्र की इस प्रणाली में इसका बहुत ही महत्व है। जो ये दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद की बात करी जाए तो ये 79 अनुच्छेद, आर्टिकल 79 में संसद की बात करी गई है। क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा की। एक क्रम से चलेंगे। अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? संसद के बारे में बात करी गई है। अगर आप 80 पे आएंगे तो 80 पे राज्यसभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, 79, 80 और 81 में आपका लोकसभा के बारे में चर्चा करी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राष्ट्रपति का जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, 79 में आपने देखा संसद की बात करी गई है, आर्टिकल 80 में आपने देखा राज्यसभा के बारे में बातें करी गई हैं, और 81 में आपने देखा लोकसभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा लोकसभा जो है, लोकसभा का नाम ये लोकसभा कब पड़ा? 1954 में पड़ा है। ठीक है, 1954 तक। इस 54 के पहले क्या था? इसके पहले इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल, इसके नाम से इसको जानते थे। लेकिन सन 1954 में इसका नाम क्या हो गया? लोकसभा हो गया। क्लियर? तो देखिए, लोकसभा को जो है वो हम क्या कहते हैं? आम जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा यानी लोगों की सभा। लोगों की सभा से क्या मतलब है? मेरी और आपकी सभा। अब ये लोकसभा जो है, ये मेरी और आपकी सभा कैसे हो गई? जैसे मेरे और आपके वोटिंग राइट का यूज करके हम जिसको चाहते हैं, ये यानी कि किसी भी पार्टी के लोग जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उसको हम एमपी की कुर्सी तक पहुंचाने की ताकत जो होती है वो हम में होती है, अर्थात हमारे वोटों में होती है। ठीक है, और इसी वजह से लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसको जो है आम जनता का सदन कहा जाता है, यानी जनता का सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और लोकसभा, ठीक है, इसके बारे में हो गई बात। अब पहले हम चलेंगे राज्यसभा के बारे में, थोड़ी सी बात हम करेंगे कि राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, ये जो भारत के संविधान में जो संसदीय जो प्रणाली आई थी वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है। ठीक है, तो वो कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। आइए बात करते हैं हम राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा को क्या
ऊपरी सदन अगर आप कह सकते हैं राज्यसभा को, तो राज्यसभा संसद का क्या है, ऊपरी सदन है, यानी कि उच्च सदन होता है। ठीक है, और राज्यसभा का उल्लेख कहाँ किया है, संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, तो वहीं लोकसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, और दोनों ही सदनों की जो लोकतंत्र की प्रणाली में काफी महत्व है, बार बार मैं जोर दे रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि राज्यसभा के बारे में, ये उच्च सदन होता है। ठीक है, और राज्य, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, लोकसभा में सदस्य जो होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो होते हैं सदस्य, वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा कि अगर कार्यकाल की बात करी जाए तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ जब 1/3 सदस्य जब यहाँ रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये राज्यसभा का कार्यकाल जो कितना होता है वो 6 साल का हो जाता है। और जब आगे हम बात करेंगे रिटायरमेंट की, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात यहाँ करी जा रही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्लियर, देखिए प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसमें, राज्यसभा के बारे में बातें चल रही हैं, और नए सदस्य आते हैं। ठीक है, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यानी 1/3 सदस्य साल में रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति होती रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जा सकता है, स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस कहते हैं। यानी ये कभी भंग नहीं होती, और नहीं भंग होने का एक कारण होता है कि प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है वो 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, 2 वर्षों में, या आप देखिए 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। क्लियर, चलिए अब योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या है राज्यसभा के सदस्य बनने की। ठीक है, तो देखिए भारत का नागरिक हो, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो, भारत का वो नागरिक हो। ठीक है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। इसकी जो आयु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से अगर एक दिन भी कम हुआ तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर, उसके बाद है पागल व दिवालिया ना हो, यानी मानसिक रूप से कोई बीमारी ना हो उसको, और लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी सरकारी चीज़ों में वो कार्यरत ना हो, इसी को लाभ के पद पर यानी कि वो ना हो। ठीक है, तो ये हो गई योग्यताएं। आगे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, वो है इनके सीटों के बारे में, यानी कि सीटों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में। तो देखिए लोकसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में अगर हम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान संख्या कितनी होती है, 245 होती है। ठीक है, वर्तमान संख्या क्या होती है, 245 होती है, और अधिकतम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो है 250। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 याद रखिएगा वर्तमान में है, यानी कि प्रेजेंट में है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं वर्तमान संख्या जो 245 है ये होती कैसे है, यानी किनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे, राष्ट्रपति वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो 12 जो आएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा जो लिए जाते हैं वो 12 रहेंगे। ठीक है, प्लस कितने होंगे, 233 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचन के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है, अब 233 जो सदस्य ये वाले होंगे, इनमें क्या होगा याद रखिएगा, 229 सदस्य जो होंगे ये राज्यों से होंगे। ठीक है, 229 सदस्य राज्यों से होंगे, प्लस
4 सदस्य जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, ठीक है। और 29 4 हो गया 233, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। और प्लस जो है 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और इस आधार पर आपके कितने हो गए 245 जो है वो प्रेजेंट में इनकी जो संख्या है, ठीक है। यानी कि 233 जो चुने जाते हैं वो लोग होंगे, और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनता है, जो कला विज्ञान साहित्य ऐसी जगहों से जो लोग आते हैं उनको जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है वो लोग, ठीक है। इसमें 229 राज्यों से होंगे और 4 लोग होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। तो वर्तमान संख्या के बारे में अगर बात की जाए तो 245 होती है, और मैक्सिमम अगर संख्या की बात की जाती है, यानी कि मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 यानी कि 250 होती है, ठीक है। तो ये थे राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा सबसे पहले क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जनता का सदन। अभी हमने बात किया कि ये जनता का सदन होता है। और देखिए, राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी भूलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, यह संसद का निम्न सदन होता है। जबकि अभी पीछे हमने बात करी थी जब राज्यसभा के बारे में, तो वो कौन सा सदन था, वो उच्च सदन होता था संसद का, ठीक है। और लोकसभा क्या है, निम्न सदन होती है। आगे हम बात करेंगे इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, अभी राज्यसभा में आपने पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा में अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यानी कि ये निम्न सदन है तो उससे 1 साल जो होता है वो पीछे चलता है, ठीक है। इसको निम्न सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए, इसका जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा होता है। यानी मैं और आप, मेरी और हमारी जो, यानी कि हम सबकी जो वोटिंग होगी उसी का यूज करके इसका क्या होता है, जनता द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि लोकसभा में कौन कौन होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो संयुक्त एक बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, योग्यताओं के बारे में यहाँ भी बात करेंगे, भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि मिनिमम एज जो होगी वो कितनी होगी, 30 साल होगी, ठीक है। अब हमने बताया कि ये निम्न सदन है लोकसभा, तो यहाँ कितनी एज हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। यानी यहाँ उसकी एज जो होगी, न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। क्लियर। पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो राज्यसभा में 30 वर्ष योग्यता, और इसमें कितनी है, लोकसभा में 25 वर्ष, ठीक है। चलिए, अब फिर से हम बात करेंगे कि लोकसभा में सीटों की संख्या यानी कि वर्तमान संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ वर्तमान संख्या 545 है, जबकि अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552 है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ आपको देखिए दिख रहा होगा, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा। जब हम राष्ट्रपति वाला लेक्चर कर रहे थे वहां हमने देखा था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और ये 2 सदस्य कैसे होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आंग्ल भारतीय सदस्य क्या होता है, तो आंग्ल भारतीय ऐसे अंग्रेज जो अब क्या हो गए हैं, भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। तो दो सदस्यों को, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा जो है राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा में कर सकता है, ठीक है। तो ये लोग हो गए, और 543 जो जनता के द्वारा डायरेक्ट जो जिनका निर्वाचन जो होगा वो लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं 543 वो लोग होंगे। लेकिन अब 543 में भी ध्यान दीजिएगा, 530 जो होंगे वो राज्यों से होंगे, ठीक है, और 13 जो होंगे वो कहां से होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, ठीक है।
ठीक, तो 543 और प्लस 2, 543 और 2 545 हो गया। 543 में 530 जो होगा वो राज्यों से होंगे और 13 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। क्लियर। लेकिन अब ये तो हमने बात कर ली वर्तमान संख्या की। अगर हम अधिकतम संख्या की बात करें तो इनका कैसे होता है, तो देखिए इनका जो होगा वो 552 जो होगा, ठीक है, 550 जो होता है, 550 होता है, तो दो जो होंगे, दो आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा होंगे, ठीक है, और जो 550 होंगे उसमें से 530 जो है वो राज्यों से होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 20 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, ठीक है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को इन्हें चुनने का अवसर मिलता है। यानी लोकसभा में अगर आप वोटिंग करने जाएंगे तो अगर आपकी एज 18 वर्ष से अधिक है तो आप वोट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो कुछ बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब मंत्री परिषद कौन है? मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री, जिसको हम सरकार के नाम से भी जानते हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने रहेगा, ठीक है, हराने की उम्मीद से रखा जाता है। क्लियर। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में, यहाँ पे सत्र होगा, सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। यानी कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक सत्र में एक ही बार लाया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव आप राज्यसभा में नहीं रख सकते, बल्कि इसको कहाँ रखा जा सकता है, केवल लोकसभा में इसको रखा जाता है। साल में सिर्फ एक बार लाया जाएगा। और ये क्यों लाया जाता है? ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है सरकार को हराने के लिए। अब देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे अभी सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और विपक्ष कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, अगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखा है, ठीक है, तो बीजेपी को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, और साबित करने के लिए क्या होगा? लोकसभा में वोटिंग होगी, यानी कि बहुमत होगा। अगर विश्वास मत हासिल नहीं हुआ, यानी कि अगर बहुमत नहीं हुई बीजेपी की, तो बीजेपी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यानी कि मोदी सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि इसमें सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है और यह प्रस्ताव विपक्ष यानी कि मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार के प्रति रखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा में वोटिंग होगी और यदि सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। और अगर सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई तो मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये बात हो गई अविश्वास प्रस्ताव की। साल भर में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है और केवल लोकसभा में इसको रखा जा सकता है। क्लियर। चलिए, लोकसभा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये बन के आते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जीवी मावलांकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहले सबको याद होंगे, लेकिन पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जीवी मावलांकर थे। क्लियर। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो थी वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थे, आज हमने संसद के बारे में पढ़ लिया कि राज्यसभा यानी दोनों सदन के बारे में पढ़ लिया, उनके विशेषताओं के बारे में जान लिया कि इनके जो है विशेषताएं क्या है, इनमें अंतर क्या है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आज संसद से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।